नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है ज़िला लाइब्रेरी में, जहां पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है जो पूरे हिसार को आकर्षित कर रही है। खासतौर से बच्चों को इस पर टारगेट रखा गया है कि हिसार में और हिसार के आसपास के क्षेत्रों का इतिहास क्या रहा है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमारी आज की पीढ़ी को भी मिले। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे तमाम दर्शकों को। मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर, क्षेत्रीय अभिलेखागार, हिसार मंडल, हिसार। जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे पीछे ये डिस्प्ले हो रहा है, ये तमाम जानकारियां आप लोगों ने इसमें दी हैं, क्या प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें बताएं। सर, सबसे पहले हमने जो ये ब्लॉक्स लगाया हुआ है, इसमें हमने हिसार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जैसे हिसार की स्थापना 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और वो उसने इससे पहले, जब आज हिसार नाम है, लेकिन उस समय हिसारे फिरोजा, क्योंकि फिरोज ने वो बसाया था और उसी के नाम से इसका नाम हिसारे फिरोजा रखा गया। तो हिसार का मतलब है दुर्ग, किला। तो उस समय अलग अलग इसके दुर्ग बनाए गए थे, जो आज जो है खाली तलाकी गेट, जिसका जो मेन एंट्रेंस है वही बचा है। बाकी उसके जो गेट हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, जिनमें नागौरी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट, ये महत्वपूर्ण गेट थे। प्राचीन गुम्बद यहाँ नजर आ रहा है, इसको लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मजार है। रियल में ये क्या चीज़ रही थी उस दौर में, थोड़ा बताएं। ये प्राणपीर जो बादशाह है, एक महान सूफी संत हुए हैं, उसकी ग्यासुद्दीन तुगलक, उसके द्वारा ये बनाया गया था, जो दिल्ली का सुल्तान था। जी। हाँ। और कुछ खास इसके बारे में आप बताना चाहें? आज के दौर में कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं शायद। हाँ, जैसे ये लघु सचिवालय है, राष्ट्रीय असौ अनुसंधान है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान है, और उत्तरी प्रादेशिक फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं जांच संस्थान है। यहाँ जो है 1809 के अंदर हिसार के अंदर कैटल फार्म की स्थापना हुई थी, जो आज जीएलएफ के नाम से मशहूर है। और हिसार के जो असौ जो हैं, असौ, भेड़, बकरी और ऊंट, वो विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण थे और अच्छी उनके दामों पर ब्रिटिश सरकार उनको बेचती थी। बिल्कुल। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभिलेखागार जो विभाग है, उसकी प्रमुख कार्य योजनाएं क्या हैं? वो किस प्रकार से, किस क्षेत्र में ज्यादा सक्रियता से कार्य, क्या जिम्मेदारियां रहती? अभिलेखागार के विभिन्न कार्य हैं। प्रथम, जैसे रिकॉर्ड को एक्वायर करना और उसके बाद उसको संरक्षित करना। उसके बाद दूसरा काम है कि अभिलेखों को शोध सामग्री के लिए उपलब्ध करवाना, जिसमें रिसर्च स्कॉलर है जो डायरेक्टर की परमिशन से रिकॉर्ड हम उनको दिखा देते हैं। और उसके बाद जो है प्रशासन को भी जब भी जरूरत पड़ती है समय समय पर, तो हम उसको रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा समय समय पर प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं, और विभिन्न जो भी डिपार्टमेंट हैं उनका रिकॉर्ड वीड आउट करवाने के लिए हमने रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल फॉर कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट बनाई गई है। बिल्कुल। आपके पीछे जो डिस्प्ले नजर आ रहा है, ताकि हमारे दर्शकों को दिखाई दे, आप इधर आ जाएं और आप हमें बताएं कि इसमें क्या कुछ डिस्प्ले है। जैसे 10 मई, सबसे पहले हमने 10 मई 1857 का टेलीग्राम यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जो म्यूटिनी रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी देता है कि 5वीं और 60वीं जो रेजिमेंट थी अम्बाड़ा के अंदर, हरियाणा में, क्योंकि जो विद्रोह शुरुआत हुई थी उसकी अम्बाड़ा के अंदर से हुई थी, और 5वीं और 60वीं जो रेजिमेंट थी उसने परेड ग्राउंड के अंदर ब्रिटिशर्स के हुकूमत के जो आदेश मानने से मना कर दिया था। उसका ये टेलीग्राम यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये मंगल पांडे का फोटोग्राफ्स है, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। उससे पहले की ये म्यूटिनी रिकॉर्ड्स की कुछ घटनाएं हैं, जो अम्बाड़ा के अंदर मार्च से लेकर के मई तक की जो आगजनी की घटनाएं, क्योंकि कई जगह आगजनी, थोड़ी थोड़ी सी बातें चली लोगों में और उन्होंने आग की घटनाएं हुई, और उसके बाद फिर ये पूर्ण रूप से एक विद्रोह के रूप में हुआ। बिल्कुल। अब ये जो अगली तस्वीर है 19 अगस्त 1857 का, एक जो जिक्र इसमें है वो बताएं। 19 अगस्त 1857 का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इतिहास में ये सदा अमर रहेगा कि 2000 के लगभग जो आस पड़ोस के गांव के जो रांगड़ थे,
वो नागोरी गेट पे अटैक करते हैं। और वहाँ क्योंकि जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, उनके पास अपने देसी हथियार थे। और ब्रिटिशर्स के पास क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियारों से वो लैस थे, उन्होंने अटैक किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको दबा दिया और 500 से 600 के बीच व्यक्ति मारे गए, 260 के करीब वो घायल हुए। और इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार शुरू कर दिए। इनमें से कुछ तस्वीरें शायद आज भी मौजूद हैं, वो नज़र आती हैं। जिस प्रकार से ये जो गुजरी महल के कुछ हिस्से नज़र आ रहे हैं, शायद ये आज भी अस्तित्व में मौजूद है। नागौरी गेट का अस्तित्व खत्म हो चुका है, केवल तलाकी गेट और गुजरी महल शेष हैं। तलाकी गेट के अंदर जो है उसका कुछ जो पुराना जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद ये 1858 अंग्रेजों द्वारा जिला हिसार के नीलाम किए गए गांव का जिक्र यहाँ हो रहा है। ये प्रमुख प्रमुख गांव नजर आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी। 20 जुलाई 1858 को इन गांवों की नीलामी हो गई थी, जिनमें रोनाथ, जमालपुर, हाजिमपुर, मंगाली, पुठी मंगल खां, ये गांव, क्योंकि इन लोगों जो 19 अगस्त 1857 को जो यहाँ पे नागौरी गेट में अटैक किया था, इन लोगों के प्रमुख व्यक्ति थे। और उस पे क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, तो उसके बाद इन्होंने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए और 20 जुलाई 1858 को इनकी नीलामी कर दी गई। बिल्कुल, जिन कीमतों में बिके हैं वो भी शायद इसमें मेंशन है ना। इसमें मेंशन है, जैसे ये क्या नाम है, रोहनाथ का है, वो 8100 रुपए में बिका है। हाँ, ये सारे के सारे इनके ऊपर इनकी पैसे मेंशन पे सारी जानकारियां दी गई हैं। ये राजा नाहर सिंह के बारे में शायद इस पे जानकारी है, ये भी बताएं थोड़ा। हाँ जी, ये बल्लभगढ़ के राजा जो है नाहर सिंह झज्जर के नवाब एवं बहादुर नवाब रहीम अब्दुल रहीम खान थे, जो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है 1857 के विद्रोह में उनके खिलाफ लड़े थे। और इसकी एवज में जो राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के अंदर जो है फांसी पे लटका दिया गया था। हाँ, तो इस तरह की तमाम तस्वीरें यहाँ नजर आती हैं। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी हम थोड़ा जानेंगे कि किस प्रकार का जो है आप बताएं कि बच्चे के साथ आए हुए हैं, ये जो प्रयास है किस प्रकार का प्रयास है? क्या ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, और क्योंकि मैं खुद 48 साल का हो चुका हूँ, हिसार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे लिए बड़े खेद का विषय होना चाहिए कि मैंने अपनी बच्ची को, जो कि 10 साल की हो गई है अभी, ये बातें नहीं बताई थी इसे। तो इसने पूछा, पापा प्रदर्शनी क्या होती है? मतलब बेटा वहीं चल कर देखना। लेकिन वहाँ क्या होगा? मतलब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। पापा फ्रीडम फाइटर्स क्या होते हैं? मतलब बेटा प्रदर्शनी में चलो और अपने आप देखो, और सर जो बताएंगे उनकी बातें सुनोगे, आप खुद भी करोगे। तो इससे काफी अच्छा लग रहा है, काफी इंस्पायर्ड महसूस कर रही है। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि जो एक पिता नहीं कर पाए जो काम, वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है, और बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा? अयाना। हाँ जी, अयाना। अयान, आप बताएं कि कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? आपको कुछ नया नजर आ रहा है, सब कुछ है ना? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अलग अलग चीजों के बारे में पता चल रहा है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। चीज़ों को बहुत तरीके से देखिए, समझिए, ताकि जानकारी मिले आपको। और ये शहीद लाला हुक्मचंद जैन के बारे में जानकारी है। सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। लाला हुक्मचंद जैन बेसिकली हांसी के रहने वाले थे, और लाला दुनीचंद के ये पुत्र थे, जिनका जन्म 1816 में हुआ था। लाला हुक्मचंद जैन की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो हांसी में और हिसार से ग्रहण की थी। उसके बाद ये 1841 में जो है कानूगो के पद पर नियुक्त हुए, जिसमें हिसार, हांसी और करनाल के पद का कार्यभार इनको मिला। और इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने 1857 के विद्रोह में जो बहादुर शाह जफर थे, उनको ये लिखित में आश्वासन दिया था कि वो क्रांति में उनका सहयोग करेंगे, और इसके एवज में इनके पुश्तैनी मकान के बाहर 19 जनवरी 1858 को फांसी पर लटका दिया गया, और इसके साथ ही मुनीर बेग को भी फांसी पर लटका दिया गया। इतना ही नहीं, इनको फांसी पर लटकाने के बाद रीति रिवाज के हिसाब से इनको जलाया जाना था, लेकिन
आतंक फैलाने के लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको जलाने की बजाय दफनाया गया और मुनीर बेग को जलाया गया। बिल्कुल। तो ये जो इनका आवास नजर आ रहा है, क्या आज भी उपलब्ध है? हाँ, ये आज भी वहाँ उनकी पुश्तैनी मकान है, क्योंकि 22 जनवरी 1961 हाँ, ये पार्क के रूप में स्थापित उसकी प्रतिमा है। हाँ, ये प्रतिमा है हाँ। और आज भी इसे देखा जा सकता है यदि इतिहास में इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं। ये इसमें क्या डिस्प्ले किया गया, थोड़ा हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। ये क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन है। जैसे 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ। उसके पास सारा कार्यभार था। जी। उसके बाद 1858 में जो एक्ट पास हुआ, वो सीधा ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। 1858 का एक्ट। और ये जी, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना बंबई के अंदर हुई थी, A.O. हयूम उसका संस्थापक था, और उसमें लाला मुरलीधर जो थे अम्बाड़ा के, उन्होंने फर्स्ट सेशन जो हाँ, है, फर्स्ट सेशन में भाग लिया था और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव की वकालत की थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगला जो ये डिस्प्ले नजर आ रहा है, इसके बारे में हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। क्योंकि 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया था, इसके उसमें सारे पंजाब के अंदर दंगे हो चुके थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जलसे जुलूस हो चुके थे, और इसमें महात्मा गांधी की एंट्री पर बैन लगा दिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें पलवल के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की गई थी। उससे संबंधित जो है ये दस्तावेज है, जो क्रॉनिकल, जो बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर है, उसमें ये खबर छपी थी। यानी हरियाणा में भी आना हुआ था इनका उस वक्त पलवल की, हाँ, पलवल रेलवे स्टेशन पे। उस वक्त हुआ था। यस। जो अगला जो अभिलेखागार की तरफ से जो चीजें यहाँ रखी गई हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये 1930 का जो है बायोकाट ऑफ फॉरेन क्लोथिज, यानी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी प्रचार किया गया। हिसार के अंदर जो है 20 और 30 महिलाओं ने एक गधे को विदेशी कपड़े पहनाए और एक जुलूस निकाला, जिसमें ये मैसेज गया लोगों के पास कि कोई भी अगर विदेशी कपड़े पहनेगा तो वो गधे के माफिक माना जाएगा। और महात्मा गांधी का जैसे 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ, वो पूरे देश में हुआ। इसमें एक अम्बाड़ा में नमक सत्याग्रह बनाते हुए कुछ वॉलेंटियर्स की यहाँ तस्वीर है। महात्मा गांधी ने प्रमोट किया था कि भाई खुद कपड़े बुने और वो खुद पहने। बिल्कुल जी। और सबसे पहले यहाँ स्वाधीनता जो दिवस मनाया गया, उसका एक लेटर है। 26 जनवरी 1930 को बाबू कांसीराम के नेतृत्व में सोनीपत के अंदर झंडा फहराया गया, क्योंकि उससे पहले रावी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता के रूप में मनाया जाएगा। शहीदों को नमन, ये एक डिस्प्ले नजर आ रहा है, इसके बारे में जानकारी दें। इसमें मुझे लगता है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की तमाम जानकारी। हाँ, इसमें शहीदों को नमन जो हमने एक बैनर बनवाया है, उसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बारे में, जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जो है आप देख सकते हैं कि तमाम जानकारियां इसमें भगत सिंह के बारे में, जीवन वृत्त यानी जिंदगी के तमाम अहम पहलुओं को यहाँ दर्शाया गया है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। और देश की क्रांति में और देश के तमाम लोगों को जागृत करने में शहीद भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ख़ासतौर से इनकी फांसी के बाद जो तमाम जलजला एक तरह से देश में आया, उसके बाद आज़ादी की जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल साफ होती हुई नज़र आ रही थी। अगला जो डिस्प्ले है इसके बारे में आप जानकारी दें। ये 1940 का अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, ये भी एक तरह से 1919 में जो रूलेट एक्ट था उसी तरह का कानून है कि बिना किसी को, बिना कोई उसका दोष बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। ये इस तरह का एक्ट है, कहने को दमनकारी नीति एक तरह की जो सरकार की उस दौर में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कि हर तरीके से जो है हमारे देशवासियों को परेशान और तंग करने का प्रयास जो करती थी। और 10 अगस्त 1942 का ये लेटर है जो गजट नोटिफिकेशन है, जिसमें जो कांग्रेस की जितनी भी संस्थाएं थी वो इलीगल बैन कर दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो संस्था अब नहीं रही थी, वो अपने हक अधिकार मांगने लग रही थी। आज़ादी के दीवाने जिला हिसार के स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ जिक्र है। तमाम ये स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभिलेखागार की तरफ से ये तमाम तस्वीरें यहाँ डिस्प्ले की गई हैं।
तमाम नाम यहाँ साफ तौर से श्री जंग सिंह कमाना और बहादुर सिंह सूली खेड़ा, सोहनलाल सदलपुर और हरनारायण शर्मा जैसे तमाम जो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को दर्शाया गया है बड़े खूबसूरत तरीके से। अभिलेखागार विभाग जो है तमाम वो चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है जिससे हमारी आज की पीढ़ी जो है वो समझे, वो जाने कि आखिर देश की आज़ादी इतनी सहज नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी। न जाने कितने लोगों ने शहादत दी है, बहुत से लोग हैं जिनके नाम सामने भी नहीं है, गुमनाम लोग भी हैं, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। सर इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें, ये डिस्प्ले क्या है? हाँ, पहला जो फोटोग्राफ्स है वो खुदीराम बोस का है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही अपने प्राण जो है देश के लिए समर्पित कर दिए। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। लाला हरदयाल का जिक्र है यहाँ पर। हाँ, लाला हरदयाल भी ऐसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने पूरी उम्र विदेशों में, कभी भारत में कभी विदेशों में देश को आजाद करने के लिए मुहिम चलाई। और इन्होंने एक गदर अखबार की भी स्थापना की जिससे वो लोगों को प्रेरणा देते थे। और 4 मार्च 1939 को इनकी विदेश में ये हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उधम सिंह का भी जिक्र यहाँ हो रहा है, 26/12/1893। हाँ, ये पैदा हुए थे और इन्होंने जनरल ओ डायर को इंग्लैंड में जाकर के मारा था, जिसके उसमें इनको 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दे दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तमाम आज़ादी के दीवाने जिला भिवानी के स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें आपको साफ तौर से नजर आ रही है। पंडित नेकी शर्मा, पुत्र श्री शोकचंद, बनारसी दास गुप्ता साहब है यहाँ पर, चौधरी लाजपत राय की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, कैप्टन दलीप सिंह, श्री रामकृष्ण गुप्ता, श्री सुजन सिंह और भगवान सिंह पुत्र श्री दादाराम। और ये तमाम जो लोग हैं जिला भिवानी के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्हें भी अभिलेखागार ने विभाग की तरफ से यहाँ डिस्प्ले किया गया है। तमाम तस्वीरों के बारे में, देश की आज़ादी में जो तमाम हमारे शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी जानकारी हमारी आज की पीढ़ी को भी हो, यही प्रयास अभिलेखागार की तरफ से यहाँ किया जा रहा है। और देश की आज़ादी को लेकर के 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है, उसकी पूर्व संध्या पर हम ये तमाम तस्वीरें आपको हिसार की जिला लाइब्रेरी से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें खासतौर से ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार से हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है। सर ये तमाम जानकारियाँ हमारे तमाम, ये कुछ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के संस्मरण हमने डिस्प्ले किए, जिनमें कैप्टन दिलीप सिंह है, राव भूप सिंह बोरा है, नाटाराम पुत्र स्वरूप गांव बामला भिवानी से हैं, और धूप सिंह श्री चैन सिंह ये भी जिला भिवानी से हैं, और रामचंद्र पुत्र श्री गोविंद राम ये भी जिला भिवानी से ही है। इनके बारे में हमने थोड़ा सा इसके बारे में, आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताया। ये तमाम आज़ाद हिंद फौज के सेनानी रहे हैं और उसका हिस्सा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसके साथ ये तमाम वो लोग हैं जो खासतौर से हमारे हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, इन्होंने भी इस सेना में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और उसके बाद कहीं आज़ादी की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से परिलक्षित होती हुई नज़र आईं। और ये वो वीरांगनाएं हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारी आज़ादी की लड़ाई में रहा है। श्रीमती लक्ष्मीबाई आर्य जो रोहतक से हैं, श्रीमती कमला भार्गव गुड़गांव से, श्रीमती चांदबाई हिसार से, श्रीमती तारावती हिसार से, इन तमाम लोगों ने जो है अपना बहुत अहम योगदान दिया है। नीचे कुछ बहुत चंद खूबसूरत लाइनें भी लिखी हुई हैं, चरखे की टूटे न तार, चरखा चलता रहे यही है हमारा हथियार, चरखा चलता रहे इसी से लेंगे स्वराज, चरखा चलता रहे, नेहरू बने दूल्हा, दुल्हन बनी सरकार, महात्मा गांधी समाधि बने, मिलनी में मांगे स्वराज, टूटे न तार, चरखा चलता रहे। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो ख्वाब, जो सपना था, और चरखे की लड़ाई उन्हीं की तरफ से जो है एक तरह से चलाई गई थी। आज़ाद हिंद फौज का एक बहुत खूबसूरत दस्तावेज यहाँ नजर आता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें हमारे तमाम दर्शकों। ये 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रोक्लेमेशन की थी आज़ाद हिंद फौज की, उसकी एक न्यूज थी, वो 20 अक्टूबर 1946 के अखबार में छपी थी, द नेशनलिस्ट। उस न्यूज को हमने दिखाया है। बड़ा ही खूबसूरत। इसमें क्या नाम है, जो इसके महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे उनको भी इसमें इनके बारे में उनका फोटोग्राफ्स है
और उनके बारे में उनके नाम जानकारियां हैं। बिल्कुल, ये आज़ाद हिंद फौज की वो पूरी टीम है जिसमें प्रमुख जो पदाधिकारी हैं इस सेना के, वो इसमें साथ में नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत जानकारी जो है अभिलेखागार विभाग जो है यहाँ लेकर के आया है। ये हिसार में स्वतंत्रता के बाद पहला ध्वजारोहण जो हुआ था, श्री बलवंत राय तायल साहब ने जो है ये किया था, और 15 अगस्त 1947 को हिसार के कटला रामलीला मैदान में, जो आज भी जो है काफ़ी जाना माना क्षेत्र है, कई बार जो है क्रांति की बिगुल भी वहाँ फूंका जाता है, ध्वजारोहण वहीं हुआ था। श्री बलवंत राय तायल साहब ने जो है यहाँ पर ध्वजारोहण किया था। इस अभिलेखागार के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी आप भी दें। ये अजीत सिंह के बारे में, ये अजीत सिंह सरदार भगत सिंह के चाचा हैं जी, और इन्होंने सारी उम्र जो है आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन ये आज़ादी देख नहीं पाए। लेकिन इनके लिए अंतिम जो क्षण थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जिस दिन देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस दिन ये अपनी अंतिम श्वास लेकर के अपना शरीर छोड़ रहे थे, और इनके अंतिम वर्ड थे, आई एम रिडीम्ड, इंडिया इज फ्री। ये आखिर में जो डिस्प्ले हमें नजर आ रहा है, इसके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जानकारी है इसके बारे में? ये सब जो फर्स्ट पे लगा हुआ 24 जनवरी 1950 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, उसका कलेक्टिव फोटोग्राफ्स है सर। जी, हाँ, बहुत सुंदर, आपने बहुत खूब जानकारियां हमें दी द नेशन टाइम्स पे। और ये एक राष्ट्रीय जो झंडा है, उसके ऊपर बहुत सुंदर पंडित भागीरथ प्रसाद शर्मा की बहुत सुंदर कविता है, जैसे लाल किले की चोटी पर यह झंडा जो लहराता है, बीत चुके जो दिन भारत की उसकी याद दिलाता है, कभी हवा सन 57 की आकर के टकराती है, कभी बहादुर शाह की रूह बार बार दोहराती है, अंग्रेजों की खूनी दास्ता हम सबको ये समझाती है, बिछड़ गए जो साथी हमसे उनकी याद सताती है, अपने किए पर आज देख लो दुश्मन भी थर्राता है, लाल किले की चोटी पर यह झंडा जो लहराता है। बहुत खूब पंक्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर कर रखती हैं और देश में अपनी आज़ादी के प्रति जो जज्बा है वो पैदा करती हैं। तो ये तमाम जो आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर अभिलेखागार विभाग की तरफ से डिस्प्ले की गई हैं। लाइव तस्वीरें आप द नेशन टाइम्स के माध्यम से देख पा रहे हैं, और बड़ा ही सुंदर यहाँ पर जो वातावरण वो देखने को मिलता है। और ये जो ज़िला लाइब्रेरी है, इसका ये ख़ास तौर से प्रयास है, और ज़िला लाइब्रेरी का ये जो प्रयास है बेहद खूबसूरत है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ज़िला लाइब्रेरी में यदि आप आते हैं तो यहाँ निःशुल्क है, आप तमाम तरह की पुस्तकें, तमाम तरह की जो किताबें हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिलती हैं। इस लाइब्रेरी में आप आएँ, आपका स्वागत है। और ख़ासतौर से बहुत से हमारे हिसार के जो निवासी हों शायद नहीं भी जानते होंगे ज़िला लाइब्रेरी कहाँ है। बिल्कुल महावीर स्टेडियम के साथ लगती हुई है, और इसके साथ ही जो है वीटा बूथ जो यहाँ पर है कलेक्शन सेंटर, यहाँ पर भी लाइब्रेरी है। तो दोस्तों, आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे द नेशन टाइम्स पर। आखिर में हम यही कहेंगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको नतमस्तक होना चाहिए उन तमाम शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी देश की आज़ादी की राह में कुर्बान कर दी, लुटा दी। इसलिए हमें तमाम हमारे जो आज की पीढ़ी है उन्हें जानकारी भी हो, यही प्रयास हमारा रहा कि इस डिस्प्ले के माध्यम से आपको बताया जाए कि आखिर हिसार और आसपास के क्षेत्र का इतिहास कितना समृद्ध रहा है, और हमारे देश के तमाम शहीदों ने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है हमारी ये आज़ादी की सांसों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों को हमसे जुड़ने के लिए।